So hello everyone. Today we are going to start a new chapter, simple stress and strain. तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट क्या हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, जब भी हम मटेरियल के स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं, तो हम एक डिज़ाइन क्राइटेरिया रखते हैं। तो हमारे दो तरह के डिज़ाइन क्राइटेरिया होते हैं। एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है स्टिफनेस। तो हम इन दोनों के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट जानते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड विदाउट फेल्यूर। तो हमारा जो मटेरियल होता है वो अगर हम एक्सटर्नल लोड उसको देते हैं तो वो कितना रेजिस्ट करता है फेल्यूर तक। तो फेल्यूर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। फेल्यूर हमारा ब्रिटल मटेरियल के होता है कि हम एब्सोल्यूट फ्रैक्चर को हम लेते हैं फेल्यूर, और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्डिंग को हम फेल्यूर मानते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस को हम फेल्यूर मानते हैं और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस को हम फेल्यूर मानते हैं। क्योंकि अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल यील्ड स्ट्रेस के ऊपर जाता है तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हम फेल्यूर उनको मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंक्रीट जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है, तो उसका सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस है 20 MPa फॉर M20 एंड M100 के लिए सिग्मा यू इक्वल टू 100 MPa। अगर हमारा इस मटेरियल के लिए हमारा स्ट्रेस 20 MPa के ऊपर चला जाता है, देन वी कंसीडर दैट कि वो मटेरियल हमारा फेल्यूर पॉइंट अचीव कर चुका है। उस तरह से हमारा अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए, जो कि माइल्ड स्टील एक एग्जांपल है, तो उसके लिए अगर हमारा स्ट्रेस 250 MPa के लिए ऊपर चला गया तो हम मानते हैं कि वो फेल्यूर अटेंड कर चुका है। तो हमारा कंडीशन होता है कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड दैट शुड बी लेस देन द अलाउबल स्ट्रेस। जो हमारा जो अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा यू फॉर द ब्रिटल मटेरियल एंड सिग्मा वाई फॉर द डक्टाइल मटेरियल, ये जो स्ट्रेसेस वैल्यू है वो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा उससे वो लेस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमारा लेस होता है, हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा लोड के वजह से, अगर वो हमारा ये लेस होता है वो अलाउबल से सिग्मा यू या सिग्मा वाई से, देन हमारा फेल्यूर नहीं होगा और हमारा डिजाइन उसी तरह से होता है। ये हो गया आपका स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया। और दूसरा आता है आपका स्टिफनेस का क्राइटेरिया। तो स्टिफनेस इज डिफाइंड बाय रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तो स्टिफनेस को हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन एंड द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। हम इस तरह के डिजाइन करेंगे सच दैट द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड दिस शुड बी लेस देन द अलाउबल डिफ्लेक्शन। और ये अलाउबल डिफ्लेक्शन हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो सेट करते हैं कि हमारा अलाउबल डिफ्लेक्शन कितना होता है, और हमारा इस तरह का डिजाइन होता है सच दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन दिस। तो ये दोनों क्राइटेरिया है डिजाइन करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। तो हाउ डू यू डिफाइन ए स्ट्रेस। सो हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं ऐसे कि द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेटेड एट ए पॉइंट अगेंस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। तो यहाँ पर दो चीज हम स्ट्रेस देंगे कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेस के डेफिनेशन पे। देखिए आप, ये कैंटिलीवर है, जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर हम एक एक्सियली एक लोड लगाएंगे P। ठीक है, तो ये P की वजह से अगर हम इसको एक सेक्शन में काट लेंगे, एक सेक्शन में काट लेंगे इसको, फिर ये पार्ट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस P एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ये हमारा इंटरनल फोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है, इसको एक्सटर्नली को रेजिस्ट करते हैं ये इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो इन इंटरनल फोर्स के वजह से हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज दिस इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हमारा डेरिवेशन पार्ट है, स्ट्रेस कैसे आता है। तो इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो विल बी डायरेक्टली जंपिंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारा डिफाइन हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू P बाई A। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाता है आपका P का हो गया आपका प्रेशर का हो गया आपका न्यूटन,
सॉरी प्रेशर, फोर्स का हो गया आपका न्यूटन एंड एरिया का हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो हमारा जो स्ट्रेस हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा पास्कल के टर्म पे नहीं होता है, वो 10⁻3 10⁻6 के टर्म में होता है। तो यूजुअली वी रिप्रेजेंट स्ट्रेस एज kMPa और MPa। तो हमारा MPa इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो मैक्सिमम टाइम्स ये वाला टर्म आपको दिख जाएगा कि 100 MPa 200 MPa फॉर एग्जाम्पल। सो आपका 10⁻6 करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने जो बोला कि स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनल फोर्स। तो हमारा अगर ऐसे एक सिचुएशन है, आपका ये एक बॉडी है, तो यहाँ पर अगर आपको बोल रहा है कि मैं यहाँ पर प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, अगर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी, फिर आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रेस जनरेटेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर देर इज नो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। क्योंकि आप अगर इसको अगर फोर्स देंगे तो ये इजीली मूव कर जाएगा। देर इज नथिंग टू रेजिस्ट दिस बॉडी, सो द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज 0 एंड हेंस द स्ट्रेस इज 0। अगर मैं आपको ये सिचुएशन देता हूँ, ये ब्लॉक है और ये यहाँ पर फोर्स लग रहा है और उसी मैग्नीट्यूड का और एक फोर्स इधर लग रहा है। सो इस कंडीशन पे आपका ये एक कंडीशन आ जाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रा करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देयर इज ए रेजिस्टिंग फोर्स, अगर इसको हम काट लेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगा F का। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू नाउ F/A। तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आपका एक फ्री बॉडी मोशन हो जाता है, देर इज नो रेजिस्टेंस फोर्स, देन आपका वहां पर स्ट्रेस 0 हो जाता है। ये आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा। तो जो भी हम पढ़े हैं तो उसको नोट के हिसाब से हम देख लेते हैं। स्ट्रेस ओनली डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल लोड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया which is going to resist the external load. Stress will only generate in a direction in which the external load is present. तो इसको कैसे समझेंगे हम कि हमारा अगर ये एक बॉडी है और हमारा स्ट्रेस, हमारा फोर्स ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेस, अगर हमारा फोर्स अगर x डायरेक्शन में लग रहा है, देन हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वो xy और xz में, ये दोनों डायरेक्शन में 0 और 0 होगा। तो स्ट्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड इन द डायरेक्शन इन विच द एक्सटर्नल लोड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। तो ये कैंटिलीवर बीम है जहाँ पर हम एक बेंडिंग मोमेंट m लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग इज नथिंग बट ये आपका जो अगर डिवाइड कर लेंगे अगर, तो ये आपका अपर फाइबर में कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा और ये लोअर फाइबर में एक्सटेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। तो सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा x डायरेक्शन में बस फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेस आ जाएगा x डायरेक्शन पे। स्ट्रेस इन द x डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, बट इन द y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस विल बी ओनली डेवलप्ड इन द x डायरेक्शन। नाउ हियर स्ट्रेन में कम इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल लोड इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर हम क्या देखें कि स्ट्रेस विल नेवर कम इन द डायरेक्शन इन विच द एक्सटर्नल लोड इज नॉट प्रेजेंट, बट स्ट्रेन में कम इन दैट डायरेक्शन इन विच द एक्सटर्नल लोड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। स्ट्रेस हमारा नहीं आ सकता है, लेकिन स्ट्रेन हमारा अगर फोर्स नहीं भी लग रहा है उस डायरेक्शन पे तब भी हमारा स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन विल नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। फिर
Stress depends upon the load and it will come in the direction of load only. अगर हमारा x डायरेक्शन पे लोड है तो हमारा स्ट्रेस x ही डायरेक्शन पे आएगा, y और z पे नहीं आएगा. लेकिन बट स्ट्रेन इज डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोड एंड दैट इज वाई इट इज कमिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट इज x, y, z एक्सिस. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है वो आ जाता है हमारा स्ट्रेस एंड प्रेशर के डेफिनेशन से. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर एरिया एंड प्रेशर इज एक्सटर्नल लोड पर एरिया. फिर दूसरा, प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस while the stress can act normal and parallel to the surface. तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमारा इधर हमारा वो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है और एल्स वो हमारा शियर स्ट्रेस होता है. ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस और ये आ गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रेशर है वो बस नॉर्मल डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा. ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस. नाउ कमिंग टू द थर्ड डिफरेंस, द प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस बट स्ट्रेस कैंट. ये पॉइंट बोल रहा है कि आपका जो प्रेशर है वो बाजार में मिल रहा है, जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो प्रेशर को माप सकते हैं. दे कैन मेजर द प्रेशर बट द स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइसेस दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी वाइल द स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी. ये मेन डिफरेंस है कि प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है लेकिन स्ट्रेस आपका टेंसर क्वांटिटी है. स्ट्रेस डिपेंड अपॉन थ्री पैरामीटर्स. वन इज मैग्नीट्यूड, अदर वन इज डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग. अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है देन स्ट्रेस आपका चेंज हो जाएगा. फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, एक है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है शियर स्ट्रेस. ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये आपको एलोंगेशन या कंट्रैक्शन देगा बॉडी में, और ये जो शियर स्ट्रेस है ये आपको डिस्टॉर्शन इन शेप देगा, मतलब आपका शेप चेंज करेगा. देयर विल बी नो एलोंगेशन और कंट्रैक्शन बट देयर विल बी ए चेंज इन शेप. ठीक है, सो अब देख लीजिए. हाँ, अभी हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ दिस नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्लासिफाई करते हैं. तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हम दो तरीके से हम डिवाइड करेंगे. एक है एक्सियल लीनियर स्ट्रेस, अदरवाइज नोन एज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एंड दूसरा है इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक है, जो एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या है कि आपका अगर ये बॉडी है और ये यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना ये आपका एक्सिस के अलोंग लग रहा है. ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाई ए. और जो इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है और बेंडिंग स्ट्रेस है वो बेंडिंग का ही, अगर यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है M, देन जो स्ट्रेस आपका डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस या इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, और उसका इक्वेशन आ जाता है आपका M बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E बाई आर. ठीक है, तो दूसरे जो अभी तक हम देख लें कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अभी हम चलते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है. तो शियर स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस. ये बाद के चैप्टर्स में हम देखेंगे, बस आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए. जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर में देख लेंगे ये क्या क्या होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन. तो हम स्ट्रेस देख चुके हैं, अभी स्ट्रेन की तरफ चलते हैं. तो जैसे कि आप देख चुके थे कि स्ट्रेस दो तरह के होते हैं. तो स्ट्रेन इज ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल स्ट्रेन, also known as linear strain, और
दूसरे है शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो हम नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है ना, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन डिमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ये एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल शो किया है, जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है एंड हाइट H है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसका अमाउंट P है, जिसका वैल्यू P है। ठीक है, तो अगर ये डिफॉर्मेशन होता है तो हमारा, अगर ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो हमारा L बढ़ जाएगा। अगर हमारा L बढ़ जाएगा तो हमारा B, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो हमारा ये जो डिमेंशन है B एंड H, ये हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये सिग्मा एक्स है, सॉरी एप्सिलॉन एक्स है, दैट इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, दैट विल बी द टेंसाइल फोर्स, एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू डेल एच बाई एच। तो ये सिग्मा एक्स क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेन है इन एक्स डायरेक्शन, तो डायमेंशन क्या है एक्स डायरेक्शन में, एल है, तो अगर ये बढ़ेगा तो डेल एल बढ़ेगा अमाउंट, तो डेल एल बाई एल दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई उसी तरफ से अगर ये घट जाएगा तो डेल एच डिवाइडेड बाई एच दैट इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा जेड इज इक्वल टू डेल बी बाई बी। ठीक है, अगर ये टेंसाइल हो रहा है, ये दोनों कम हो रहे हैं, तो ये दोनों कंप्रेसिव हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं शियर स्ट्रेन। इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज गामा और फाई। यूजुअली हम फाई से डिनोट करते हैं क्योंकि ये गामा बहुत जगह होता है। तो हम शियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? शियर स्ट्रेन इज द चेंज इन एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन्स विच आर ओरिजिनली एट राइट एंगल्स। तो अब देख लीजिए, ये एक एलिमेंट है जो ये डी पॉइंट में ये फिक्स्ड है और ये किसी भी तरह से मूव कर सकता है। तो अगर हमारा शियर स्ट्रेस यहाँ पर लगता है, ये ग्रीन में जो एरोज हैं, ये अगर हमारा शियर स्ट्रेसेस हैं, तो ये जो ए बी है ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट डिमेंशन होंगे आफ्टर द शियर फोर्स, वो हो जाएगा डी ए बार बी बार। अगर ये भी मूव करेगा, बीसी भी अगर मूव करेगा, तो ये चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा, ये हो जाएगा। तो अगर हमारा ये जो शियर फोर्स लगने के बाद हमारा जो ए बी सी डी है, वो अब हो जाएगा ए डैश बी बार, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। ठीक है, तो हमारा जो एंगल था, जो ओरिजिनली जो राइट एंगल में था, कौन था राइट एंगल में? ए डी था और डी सी था, ये दोनों राइट एंगल में थे। ठीक है, अभी वो दोनों क्या होंगे, ए बार डी एंड डी सी बार। तो हमारा जो राइट एंगल था वो अभी चेंज हो चुका है इतना एंगल में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? वो हो जाता है आपका θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन इज द चेंज इन एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन्स विच आर ओरिजिनली एट राइट एंगल। ये ओरिजिनली राइट एंगल पे थे, अभी वो कितने, अभी वो इतने में है, तो चेंज कितना आया ना, θ1 प्लस θ2। ओके, सो आपका 5 हो गया θ1 प्लस θ2। ये एक चीज याद रखिएगा, जब हमारा शियर स्ट्रेन होता है देन देयर विल बी नो वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूम का आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रीवियसली हम जो देख रहे थे, जो नॉर्मल स्ट्रेन है, वहां पर आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दो तरह के स्ट्रेन देख चुके हैं, अब ये थर्ड आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपका ये आ गया सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सॉरी एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। ये ये एक बॉडी है जहाँ पर ये फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ से, तीनों तरफ से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम एक यहाँ पर एक पॉइंट उठाए और उसको
बहुत जूम करके आप देख रहे हैं वो उसका एलिमेंट का अब फोर्सेस कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेसेस देख रहे हैं, ये आपका आ गया एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, ये आपका हो गया जेड डायरेक्शन। ठीक है, अभी एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं। मैंने प्रीवियसली बताया था कि डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा उसको हम लेंगे सिग्मा एक्स एक्स, एंड जो वाई डायरेक्शन में आ गया उसको लेंगे हम सिग्मा वाई वाई, एंड जेड डायरेक्शन में जो आ गया उसको लेंगे हम सिग्मा जेड जेड। फिर जो शियर स्ट्रेसेस होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं टाउ से, और वो कैसे डिफाइन करते हैं वो एक्स वाई, ये आप लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ वो कैसे डिफाइन करते हैं। ये टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई जेड, दिस इज टाउ वाई जेड, दिस इज वाई एक्स, दिस इज टाउ वाई जेड, दिस इज टाउ जेड एक्स, दिस इज टाउ जेड वाई। ओके, तो हमारा जो ये जो होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्मा एक्स एक्स या टाउ एक्स वाई, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये जो बड़ा वाला है उसको हम सिग्मा या टाउ से फिलअप करते हैं, और ये जो छोटे छोटे होते हैं जो उनके कोफिशिएंट होते हैं, वो जो फर्स्ट वाला होता है वो फेस वैल्यू को लिखते हैं, और वो सेकेंड वाला को हम डायरेक्शन के वैल्यू से लिखते हैं। देख लीजिए ये वाला फेस आपका हो गया एक्स वाला फेस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं उनके जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो एक्स हो जाएंगे, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स, और वो जो डायरेक्शन है और जो सेकंड ब्लॉक है वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है एक्स, तो आप सेकंड वाला को एक्स लिख लेंगे। ये वाला डायरेक्शन क्या है वाई, तो सेकंड वाला को वाई लिख लेंगे। ये वाला डायरेक्शन क्या है जेड, तो आपको सेकंड वाला को जेड लिख लेंगे। तो सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस मैट्रिक्स। तो स्ट्रेस जो भी वैल्यू जो 3 डायमेंशनल हम लिखे हैं प्रीवियसली, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स के फेस वैल्यू लिखेंगे एक्स एक्स एक्स, वाई के फेस वैल्यू लिखेंगे वाई वाई वाई, जेड के फेस वैल्यू लिखेंगे जेड जेड जेड, और यहाँ पर कलम वाइज एक्स डायरेक्शन को भी लिख लेंगे एक्स एक्स एक्स, वाई डायरेक्शन वाई वाई वाई, जेड डायरेक्शन जेड जेड जेड। ठीक है, तो इस तरह का हम बना लेंगे स्ट्रेस मैट्रिक्स। फिर आते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये वाला जो है